राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो हम लोग सिंदूर की होली नाटक देख रहे थे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, जो कि यूजीसी नेट में इकाई 8 में लगा हुआ है। तो इसमें 3 अंक हैं, जिसमें पहला अंक हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आज हम देखेंगे दूसरा अंक। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं। बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी है। उसके दोनों बगलों से होकर 4 काठ की कुर्सियां वृत्ताकार रूप में रखी हुई हैं। संध्या हो रही है। मनोज शंकर बरामदे की बाईं ओर के गोल कमरे से निकलता है। सामने आकर बाहर की ओर देखता है। काशी सिल्क का कुर्ता और बंगाली तौर पर दाईं ओर से बाईं ओर को रेशमी चादर डाले है। धोती भी बंगाली ढंग की चुनकर नीचे की ओर लटकती हुई पहने है और पैर में पंजाबी जूता है। शरीर की गठन तो सुदृढ़ है, लेकिन आंखें नीचे को धंस रही हैं, जिससे उसकी चिंता का पता लगता है। वहीं खड़ा खड़ा बांसुरी बजाने लगता है और भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश होता है। मनोरमा कहती है कि मुझे भी सिखला दो। तो मनोज शंकर कहता है, किस लिए? तो मनोरमा कहती है, जानते हो रात को मैं बहुत कम सो पाती हूँ। तो मनोज शंकर कहता है कि लेकिन क्यों? तो मनोरमा कहती है, क्यों? तो मनोज शंकर कहता है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम रात को न सो। कहा है कभी? तो मनोरमा गंभीर उठती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आती। तो मनोज शंकर कहता है, अच्छा तो फिर बांसुरी बजाने से आ जाएगी। नींद की दवा तो सुंदर रही। तो मनोरमा कहती है कि नींद नहीं आएगी तो यूं हो समय तो सुख से बीतेगा। तो मनोज शंकर कहता है कि लेकिन तुम ये कैसे जानती हो कि बांसुरी बजाने में सुख मिलता है? मेरा तो स्वास्थ्य इसी से बिगड़ गया। डॉक्टर गए? तो मनोरमा कहती है कि अभी नहीं। पूछती है मनोज शंकर के डॉक्टर गए? तो मनोरमा कहती है कि अभी नहीं। फिर मनोज शंकर कहता है कि क्या कर रहे हैं? तो मनोरमा कहती है कि कर क्या रहे हैं, देह दबा रहे हैं बैठ के। तो मनोज शंकर कहता है मुस्कुरा के, देह दबा रहे हैं तुम भी तो मनोरमा कहती है कि परिहास समझ रहे हो, चल कर देख लो। कभी सिर पर हाथ रखते हैं, कभी छाती पर, कभी बाह पर, कभी जांग पर। मैं तो समझती हूँ कि वह खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मनोज शंकर कहता है कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। फिर मनोरमा धरती की ओर देखने लगती है। तो मनोज शंकर कहता है कि इधर देखो। मनोरमा गंभीर उठती है और कहती है कि ठीक उसी तरह जिस तरह वे खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज शंकर कहता है, नहीं नहीं, उनका खिलवाड़ घड़ी 2 घड़ी, दिन 2 दिन का है, लेकिन तुम्हारा तो शायद मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। उसका अंत तो मेरा अंत है ना। मनोरमा कहती है, अभी केवल 2 महीने हुए, तुमने मुझे देखा है जी। तो मनोज शंकर कहता है कि तो बस 2 ही महीने से यह खिलवाड़ भी प्रारंभ कर रखा है तुमने। मनोरमा कहती है, मैंने? मनोज शंकर कहता है, हाँ तुमने। मनोरमा कहती है, यदि मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचेगी, लेकिन मैं यह चाहती नहीं। मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। मनोज शंकर कहता है, भयंकर है?
मनोरमा कहती है, भयंकर है, भयंकर। चंद्रकला उस लड़के पर इतनी रीझ गई कि उसके लिए बीमार पड़ गई। हम लोगों को अपने से महान होना है मनोज। तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एकाएक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं। ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं है और उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोज शंकर उसकी ओर उद्विग्न होकर देखने लगता है तो कहती है मनोरमा, इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम ही कहो। फिर कुछ सोच के कहती है, मैं विधवा हूँ। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ तब भी मैं किसकी बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की। जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हूँ और तुम्हें जी भर प्रेम। अगर तुम मेरे प्रेम का अर्थ समझ सको, मुझे उसका अवसर दो। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी और कल मैं अवश्य चली जाऊँगी। इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। मनोज शंकर कुछ कहना चाहता है, फिर कहता है कि ठहरो, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है कि तुम इसी क्षण दे सको। मनोज शंकर कहता है, चुटकी से उसकी भौं के घुमे हुए बाल पकड़ के कि खींच लूं, रस बह जाए आत्मा का। मनोरमा कहती है कि आंखें फोड़ने पर भी नहीं जी। अंधों से पूछो, लंगड़ों और उनसे पूछो जिनका शरीर गल रहा है, आत्मा का रस तुम्हें उनके पास मिलेगा। घृणा न रहे, बस तुम्हारा प्रेम है। मनोज शंकर कहता है कि जाने दो, मैं नहीं समझूंगा। मनोरमा कहती है, आज नहीं समझा तो फिर चंद्रकला की तरह तुम्हारे लिए भी कोई नहीं, कोई आशा नहीं। मनोज शंकर बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा थोड़ी देर तक उसकी ओर देखती रहती है। कहती है कि नहीं मानोगे। मनोज शंकर कहता है, इसमें भी बुराई है। मनोरमा कहती है, इसमें एक प्रकार का विष, एक प्रकार का नशा है। मनोज शंकर कहता है, मैं तो अब बिना इसके जी नहीं सकता। मनोरमा कहती है, विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई लेकर जीना अच्छा नहीं है जी। तो मनोज शंकर कहता है कि कहीं आनंद है भी या यूं ही। मनोरमा कहती है, कहाँ आनंद नहीं है। चित्तवृत्ति का निरोध योग है और यही आनंद है। जो चाहते हो वह न चाहो। आनंद तुम्हारा है और तुम हो आनंद के। मनोज शंकर कहता है कि मैं तो जीना भी नहीं चाहता। तो मनोरमा कहती है, तब मरना चाहते हो, यही ना। मरना चाहते हो, मरो, जीवन तुम्हारा है। मनोज शंकर कहता है, तुम्हें समझ लेना कठिन है। मनोरमा कहती है कि डिप्टी साहब के लिए भी मैं समस्या हूँ और तुम्हारे लिए भी। मैं करूँ तो करूँ क्या, किसके किसके लिए रोऊं? अपने लिए, तुम्हारे लिए, साहब के लिए अथवा चंद्रकला के लिए? चंद्रकला की दवा के लिए डॉक्टर आए हैं, हम मरीजों की दवा कौन करेगा? चंद्रकला का रोग असाध्य है, लेकिन हम तीनों का तो संघातक हो गया है। मनोज शंकर कहता है कि मेरा रोग तो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान न जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। मनोरमा कहती है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। यह रोग तो मनुष्यता का और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका भी विकास हुआ। हाँ, पहले इसकी कुछ विशेष अवस्था थी, लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्थाओं में हो जाता है। इस चिरंतन रोग के साथ ही तुम्हारा एक और रोग है। मैं समझती हूँ कि
मनोज शंकर कहता है कि इस सब का मतलब यही कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती हो। मनोरमा कहती है कि मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं अपने अंचल से तुम्हारा गला बांध दूं और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूं। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रिझ गए हो तो तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतर आत्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ या लो पकड़ लो। मनोज शंकर मंत्र मुक्त की तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। कहती है मनोरमा कि तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी। फिर कुछ सोच के कहती है कि मैं विधवा हूं और तुमको भी विधुर होना होगा। और इस प्रकार हमारा सम्मिलन आज एक जीवन का नहीं, अनेक जीवन का हो गया। मनोज शंकर चिंतित होकर दूर पर आकाश की ओर देखने लगता है। मनोरमा उसका कंधा पकड़ के उसे जोर से हिला देती है। कहती है चिंता नहीं, नहीं चिंता नहीं, हंस तो दो जीवन पर और जगत पर। तभी मुरारी लाल का प्रवेश होता है। मुरारी लाल बनावटी स्वर में कहता है कि तुम लोगों ने तो यहाँ नाटक घर बना दिया है भाई। मनोरमा कमरे के भीतर जाकर खड़ी हो जाती है और मुरारी लाल बरामदे में निकलकर आराम कुर्सी पर बैठते हैं और उनके चेहरे पर अस्वाभाविक उद्वेग है। मनोज शंकर कहते हैं क्या कहा आपने? मुरारी लाल कहते हैं यही कहा कि तुम लोगों ने यहाँ घर को नाटक घर बना दिया है। मनोज शंकर कहते हैं कि शायद आप भी नाटक देख कर आ रहे हैं और उसी भावना से आपको भ्रम हो गया है। मुरारी लाल कहते हैं कि मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ। मनोज शंकर रूखे स्वर में कहते हैं संभवतः वहाँ और क्या था? मुरारी लाल कहते हैं कि मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ जी। चंद्रकला को धुकधुकी बंद हुआ चाहती है। मनोज शंकर हंसते हुए कहते हैं कि हा हा हा, आप भी तो रहते रहते सपना देखने लगते हैं। मुरारी लाल कहते हैं कि इस बार तो तुमने जैसे शिक्षा और संस्कार सबसे असहयोग कर लिया है, तुम तो ऐसे नहीं थे। मनोज शंकर कहते हैं अभी मेरा विकास हो रहा है। मुरारी लाल कहते हैं कि डॉक्टर साहब को पता नहीं चल पा रहा है, उनको संदेह है, कोई रोग का साफ लक्षण नहीं देख पड़ता। वे डर रहे हैं कि कहीं हृदय की गति बंद हो न जाए। तुम तो उसे देखने भी नहीं गए और वह। मनोज शंकर कहते हैं कि मैं गया था, 10 मिनट से अधिक उसके पैताने खड़ा रहा। उसने एक बार मेरी ओर देखा, फिर सिर के ऊपर तकिया रख के करवट लेट गई। मैं उसके इस व्यवहार को अपना अपमान क्यों समझूं? आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ? और गंभीर हो उठता है। मुरारी लाल कमरे की ओर घूम के कहता है कि तुम्हारे पिता को मरे कितने वर्ष हुए? नहीं, पति को पूछ रहा है मनोरमा से कि तुम्हारे पति को मरे कितने वर्ष हुए? मनोरमा उत्तर देती है वहीं से, मैंने उन्हें देखा नहीं था और विवाह की कोई भी स्मृति मेरे पास नहीं है। मुरारी लाल कहते हैं हम सभी लोग दुखी हैं। मनोरमा कहती है कि मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मुरारी लाल कहते हैं तुम स्त्री होकर यह कह रही हो? मनोरमा कहती है कि पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं न करते, इसीलिए यह बात स्त्री ही कह सकेगी। और दूसरे, मेरा जीवन पिताजी की चांदनी की तरह, हंस की तरह श्वेत दाढ़ी और मूछ की छाया में रंग और कलम के साथ बीता है।
मुझे उस तरह के किसी अभाव का अनुभव हुआ ही नहीं। जो मिला नहीं उसका चला जाना क्या सुख है और क्या दुख है। मतलब अपने पति के सुख दुख का अनुभव नहीं किया। अब 8 वर्ष की अवस्था में उसका पति मर गया तो 8 वर्ष की बच्ची क्या जाने पति का सुख या दुख, उसको क्या पता चलेगा, तो क्यों दुख होगा उसको। मुरारी लाल कुछ सोच के कहता है कि तुमने रजनीकांत का चित्र अपनी तबीयत से बनाया था। मनोरमा कहती है कि रेखा चित्र तो मैंने स्वयं बना लिया। मेरा विचार था कि यहाँ से चले जाने पर उसमें रंग भरूंगी, लेकिन चंद्रकला ने मुझे बहुत मजबूर कर उसे पूरा कराया है। मुरारी लाल कहता है चंद्रकला ने, मुझे उसके आहत होने का बड़ा दुख है। मेरा हृदय जानता है या भगवान जानते हैं। मनोज शंकर कहते हैं और उसी दुख में चंद्रकला बीमार पड़ी है। आप जानते हैं मैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसीलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। मुरारी लाल कहते हैं कि लेकिन मैं तो समझता हूँ, और फिर एकाएक चुप हो जाते हैं। कहते हैं मनोज शंकर, आपने देखा नहीं यहाँ जब उसकी लाश लाकर रखी गई वह किस तरह उसकी ओर आकर देखने लगी और किस तरह मुंह में रुमाल डालकर भाग गई। यहाँ ठहरती तो रो पड़ती। मुरारी लाल गहरी सांस भर के कहते हैं कि उसका हृदय बहुत कोमल है। मनोज, उसका घाव देखकर वो घबरा उठी। उसी घबराहट में उसने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, नहीं तो जिस दिन तुम्हारा पत्र मिला था उस दिन वह घबरा उठी थी। मनोज शंकर कहते हैं कि संभव है मेरे कल्याण की भावना उसके हृदय में है, लेकिन तो मुरारी लाल सहम के कहते हैं लेकिन क्या। तो मनोज शंकर कहते हैं जाने दीजिए, कुछ नहीं। मुरारी लाल कहते हैं कि नहीं, कहो तो। मनोज शंकर कहते हैं कि वह बात आपसे कही नहीं जा सकती, और 2 डग आगे बढ़कर बाहर देखने लगते हैं। मुरारी लाल कहते हैं लेकिन मैं तो उससे अधिक तुम्ही को असावधान पा रहा हूं। मनोरमा, डॉक्टर साहब को यहाँ भेजो तो। और मनोरमा का प्रस्थान होता है। मनोज शंकर कहते हैं कि मैं असावधान हूं। मुरारी लाल कहते हैं हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे भविष्य की आशा क्या है। मैं तुम दोनों को किस रूप में देखना चाहता हूँ। मनोज शंकर कहते हैं कि वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन केवल लाभ के चाहने से वह पूरा नहीं हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, इसका ध्यान भी तो आपको रखना होगा। मुरारी लाल कहते हैं कि लेकिन यह दूरी तुम्हारी ही बनाई हुई है। तो मनोज शंकर कहते हैं कि नहीं, मैंने इस दूरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन मुझे इसका अधिकार भी तो है, अगर मैं अपने लिए यही उपयोगी समझूं। मुरारी लाल वो कहते हैं चंद्रकला के पिता हैं ये, और चंद्रकला की सखी जो मनोरमा है, विधवा है, वो मनोज शंकर से प्रेम करती है। और चंद्रकला और मनोज शंकर का विवाह करवाने वाले हैं मुरारी लाल। अभी हुआ नहीं है पर मतलब तय है लगभग, तो वही बता रहे हैं। मुरारी लाल कहते हैं कि तो इसे मैं अपना और तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य समझूंगा। अभी जो तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका अर्थ क्या है। मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था और इन चीजों को मैं खूब समझता हूं। मनोज शंकर कहते हैं उद्वेग में, यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी हैं। अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ इसलिए नहीं पकड़ा था
कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो इसलिए मैंने पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। और बांसुरी बजाता है और मुरारी लाल झपट कर कुर्सी से उठते हैं और उसके हाथ से बांसुरी छीन लेते हैं। मनोज शंकर कई बार सिर हिलाकर गोसवारे के नीचे थूकता है और कहता है, मुरारी लाल, मनोज शंकर की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, मुंह से खून आ गया। तो मुरारी लाल कहते हैं कि मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी बजा रहे हो तुम। तो मनोज शंकर कहता है कि किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तो मैं समझूंगा कि अपने से बड़ा हूं, मनुष्य से बड़ा हूं। मुरारी लाल कहते हैं कि मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता है। तो मनोज शंकर कहते हैं कि हाँ, उस हालत में मैं केवल देवता हूं। मुरारी लाल कहते हैं कि यह व्यंग करना तुमने कहाँ सीखा। तो मनोज शंकर कहते हैं कि जीवन इस तरह की बातें नित्य सिखलाता है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं, लेकिन जो उसे सुनते हैं, समझते हैं, मेरी तरह शायद व्यंग करते हैं। तो मुरारी लाल कहते हैं कि तुम मेरा कुछ भी लिहाज नहीं करते। मनोज शंकर कहते हैं कि यह कैसे। मुरारी लाल कहते हैं, तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे। इतना ही नहीं, कितनी अनर्गल बातें तुम कह जाते हो। 10 वर्ष का समय बीत गया। मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। तो मनोज शंकर कहते हैं कि मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग न करूंगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा न करूंगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा हो तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल दूं। तो मुरारी लाल कहते हैं कि मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ और यही करता रहा हूँ और यही करता रहूँगा। मेरी इच्छा यह न थी कि रजनीकांत मारा जाए, लेकिन भगवंत से रुपया ले लेना मैंने बुरा नहीं समझा। उसने दूसरों को लूटकर रुपया इकट्ठा किया है। यदि इसे लूटना भी माना जाए तो उसे लूटना है, मैंने बुरा नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे विदेश जाने की समस्या भी हल हो जाती थी। तो मनोज शंकर गंभीर होकर कहता है कि तो फिर रजनीकांत की हत्या का प्रधान कारण मेरी विलायत यात्रा है, जिसके लिए मैंने कभी इच्छा नहीं की, यहाँ तक कि मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा। जीवन और शक्ति के उस लोक में मुझे क्या मिलता, मैं वहाँ किस आशा से जाता। मुरारी लाल कहते हैं सिविल सर्विस के लिए। मनोज शंकर कहते हैं कि यही तो आप नहीं समझते कि मैं मृतक जिसका भूत जी रहा है, आज 10 वर्ष से वह सिविल सर्विस की इच्छा क्यों करता। मुरारी लाल कहते हैं तुम अपने को मृतक कह रहे हो। मनोज शंकर कहते हैं अवश्य, मैं मृतक तो हूँ ही। मैं आत्मघाती पिता का पुत्र किसी बड़े पद, किसी बड़ी मर्यादा के लिए नहीं बनाया गया हूँ। जब तक मैं यह न जान जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की आत्महत्या उन्होंने, तब तक। और एकाएक गंभीर होकर कुछ सोचने लगता है। मुरारी लाल उद्वेग के स्वर में कहते हैं ओह, मालूम हो जाएगा, जल्दी क्या है। जिसके लिए मनोज शंकर कांपते हुए स्वर में कहते हैं लेकिन हो जाएगा कभी मालूम, इसमें तो संदेह है। उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 वर्ष का हूँ। एक युग पूरा होना चाहता है, एक नई पीढ़ी आनी चाहती है।
लेकिन यह रहस्य उन्होंने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि अभी भी ज्यों का त्यों बना है। यदि मैं आज मर जाऊं तो मुरारीलाल कहते हैं कि तो क्या होगा? तो मनोज शंकर कहते हैं कि यह गुप्त बोझ मेरी आत्मा को दबाए रहेगा, इस जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में। और इसी स्वर के साथ उसका शरीर भी कांपने लगता है। मुरारीलाल कहते हैं कि आत्महत्या उन्होंने क्यों की थी यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्यों, किस लिए, इस संबंध में तो मैं तुम्हें कोई विशेष बात नहीं बतला सकता। मनोज शंकर चौंक के कहता है कि आप अब भी छिपाना चाहते हैं? तब तो शायद बांसुरी की जगह मुझे पिस्तौल लेना होगा। और उसका मुख भयानक हो उठता है और उसकी शरीर आंधी के समय पेड़ की तरह हिलने लगती है। मुरारीलाल भय और आवेश में कहता है कि तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या? तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो? ईश्वर जानता है इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। तुम व्यर्थ मुझ पर संदेह कर रहे हो। वे मेरे मित्र थे। हम दोनों का सारा लड़कपन, जवानी का दोपहर भी साथ बीता था। संसार जानता है कि हम लोग दो शरीर और एक प्राण थे। कभी मनोज की ओर, कभी धरती की ओर देखते हैं और उनके मुख का रंग एकाएक बिगड़कर लाल और अंत में काला हो जाता है। उसकी सांस वेग से चलने लगती है, जिससे उनकी छाती उठने और बैठने लगती है। बाएं हाथ से अपनी आंखें मलने लगते हैं और मनोज शंकर क्षोभ और हवेलना की दृष्टि से उनकी ओर देखता रहता है। मनोज शंकर कड़े शब्दों में कहता है कि कहते चलिए। मुरारीलाल कातर होके कहते हैं क्या कहूँ अब? तो मनोज शंकर कहते हैं कि बस हो गया, अब कुछ कहना नहीं है। मुरारीलाल कहते हैं नहीं। मनोज शंकर उंगलियों को कड़ी कर बायां हाथ सिर पर रखता है। अंगूठे के नीचे उसका बायां कान इस तरह दबकर ऊपर को खींच उठता है कि कान के नीचे का चमड़ा ऊपर को खिसकता हुआ सा मालूम होता है। दायां हाथ बार बार हिलाते हुए कहता है कि सूत्र रूप में नहीं, व्याख्या रूप में। सूत्र काल तो चला गया, अब तो व्याख्या काल है ना। घड़ी दो घड़ी की व्याख्या में 10 वर्ष के सूत्र साफ हो जाएंगे, उनका अर्थ व्यक्त हो जाएगा। बस आप कहते चलिए। मुरारीलाल कहते हैं कि तुमसे मुझे बड़ी आशा थी, इसीलिए, और उद्विग्न होकर उसकी ओर देखने लगते हैं। मनोज शंकर क्षुब्ध होकर कहते हैं कि आपकी आशाएं वैसी ही रही, कुछ और बढ़ जाए। मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं आसानी के साथ उनका, आपकी आशाओं का बोझ उठा सकूं। आप अपना उपकार कीजिए। चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझ में पुरुषत्व न था या मुझ में वह कला व कौशल न था जिससे एक और 1000 चंद्रकला आंचल पसार कर भीख मांगती हैं। मेरे पास केवल एक वस्तु न थी। रजनीकांत की मुस्कान में जो जादू था, उसकी हंसी में जो कंपन, जो मस्ती थी, उसकी अबोध आंखों में, उसके अबोध हृदय का जो आशा पूर्व प्रतिबिंब था, वह मेरे पास न था। मेरी शिक्षा, मेरे संस्कार, सब ओर से मेरा संयम और बड़प्पन बेकार साबित हुआ। मेरे मन में विषाद की आग जो जलती रही, इसलिए चंद्रकला के लिए मुझ में कोई आशा न रही। उसने देख लिया मुझ में जो कुछ था नीरस था। दूसरी ओर रजनीकांत एक सुंदर सपने की तरह, एक अधूरी तान की तरह उसके सामने आया और क्षण भर में ही वह जीत गया और मैं हार गया। मैं पराजित होकर भी जी रहा हूँ। जीने का मतलब मेरा यहाँ रहना इस वातावरण में। फिर मुस्कुरा के कहता है कि स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि का कोई स्थान नहीं है।
स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो मुरारी लाल कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा उसके चरित्र पर इस तरह का दोष लगाना। तो मनोज शंकर कहते हैं कि किसके चरित्र पर? तो मुरारी लाल कहते हैं कि चंद्रकला के। तो मनोज शंकर कहते हैं कि मैं नहीं समझता। तो मुरारी लाल कहते हैं कि तुम साफ कह रहे हो कि वह उसे प्रेम करने लगी है, और कैसे कहा जाता है? तो मनोज शंकर कहते हैं कि अच्छा तब। मुरारी लाल कहते हैं कि तब यही कि तुम्हें यह कहने का अधिकार क्या है, किसी के चरित्र पर इस तरह का आक्रमण? मनोज शंकर कहते हैं इससे चरित्र का क्या संबंध? अगर वह उसे प्रेम करने लगी तो इस प्रकार उसका चरित्र और निखर गया, इसमें बुराई कहाँ है? मुरारी लाल कहते हैं इसमें बुराई नहीं है। तो मनोज शंकर कहता है कि बिल्कुल नहीं, प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसीलिए होती है कि वे प्रेम करती है, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ? प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मुरारी लाल कहते हैं कि तुम तो मेरे दुख को 100 गुना कर देना चाहते हो। ओह! मनोज शंकर कहते हैं कि सच कह देना भी अगर दुख का कारण हो तो? मुरारी लाल कहते हैं कि लेकिन इस सच के बिना भी तो काम चल जाता। मनोज शंकर कहते हैं लेकिन काम चल जाने में तो मेरा बहुत कम विश्वास है। मुझे तो घंटे 2 घंटे प्रकाश मिल जाए, मैं सभी रात अंधेरे में काट लूंगा। मुरारी लाल उसकी ओर देखने लगते हैं और फिर मनोज शंकर पूछता है कि हाँ, कहिए वह बात। भीतर की ओर से डॉक्टर का प्रवेश होता है। मुरारी लाल उठ खड़े होते हैं और मनोज तिरछी आंखों से डॉक्टर की ओर देखने लगता है। तो डॉक्टर मनोज की ओर देख के कहता है कि इस तरह मत देखिए, आपकी आंखें कमजोर पड़ जाएंगी, सदैव सीधा देखा कीजिए। और यह सुन के मनोज मुस्कुराने लगता है। तो मुरारी लाल कहते हैं बैठिए। फिर दोनों कुर्सियों पर बैठते हैं और कहते हैं कि हाँ, क्या हालत है? तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी निश्चित नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ कि अभी तक कोई शारीरिक लक्षण चिंता नहीं पैदा करता। वह बेचैन है, छाती और सिर से पसीना चल रहा है, ज्वर तो उसे है नहीं। ऐसी हालत में हाँ, हथेली और तलवे में जितनी चाहिए गर्मी नहीं है। आंखों का रंग हर पल बदल रहा है, ओठ तो सूख गए हैं ही, और नाड़ी की गति बहुत खराब नहीं है, लेकिन हृदय की धड़कन और एकाएक चुप हो जाता है। मुरारी लाल उत्सुक होकर कहते हैं कि कहिए क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी कहिए। हृदय की धड़कन? तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने तो आपसे तभी कह दिया कि मुझे संदेह है। और फिर कलाई की घड़ी देख के कहते हैं कि इतनी देर की देखभाल के बाद भी मैं उसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि संभवतः हृदय की धड़कन बंद हो जाए। मुरारी लाल घबरा के कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं कि हृदय की धड़कन बंद हो जाए? डॉक्टर कहते हैं कि मैं खुद चिंता में पड़ गया हूं। मुरारी लाल कहते हैं मनोज की ओर देख के कि सुन रहे हो, तुम्हारे लिए तो नाटक था ना। डॉक्टर विस्मय से मनोज की ओर देखता है। मनोज कहता है कि डॉक्टर साहब को यह नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में और किस तरह उसे यह रोग हुआ, नहीं तो उनके लिए भी वह इतना भयंकर नहीं मालूम होता। डॉक्टर कहते हैं मुरारी लाल से कि उसके नाड़ी जाल में रक्त को उत्तेजित करने के लिए दवा भरनी होगी।
तो मनोज शंकर कहते हैं कि किस तरह, सुई देके? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ। तो मनोज शंकर कहते हैं कि इसका मतलब कि आप उसके भीतर रोग पैदा करना चाहते हैं। अब तक रोग रहा या नहीं, लेकिन अब जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगा कि उसके शरीर में व्यर्थ के लिए पीड़ा पैदा की जाए। डॉक्टर मुस्कुरा के कहते हैं, अच्छा, बांसुरी हाथ में है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सके? लेकिन मैं आपका विश्वास दिलाता हूं कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए, लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा, चाहे उसके शरीर को कष्ट क्यों ना हो। तो मनोज शंकर कहते हैं कि आपको यह कैसे निश्चय हो गया कि उसके हृदय की धड़कन बंद हो रही है? डॉक्टर कहते हैं कि लक्षण ही ऐसे हैं। तो मनोज शंकर कहते हैं कि दो तरह के रोगों के भी लक्षण कभी कभी एक से होते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, खैर बहस बाद में कीजिएगा, उसे अच्छा हो लेने दीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है और उसकी हालत भी अब चिंताजनक हो चुकी है। मुरारी लाल से डॉक्टर कहते हैं कि आप गर्म पानी लाइए। मनोज शंकर कहता है कि डॉक्टर साहब, फीस जो कहिए आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उसे व्यर्थ में कष्ट न दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि बड़े विचित्र आदमी हैं आप। आपने पहले ही दवा क्यों नहीं कर लिया? अच्छे फीस देने वाले रहे, रोगी मर जाए और मैं फीस लेकर चलता बनूं? तो मुरारी लाल से पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो मुरारी लाल असमंजस में कहते हैं कि ये मेरे एक संबंधी हैं मनोज शंकर को। तो मनोज शंकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप लोग रोग के कारण का अनुसंधान नहीं करते, रोग की कल्पना कर दवा करते हैं। नतीजा यह है कि आप लोग संजीवनी लिए ही हैं और मृत्यु संख्या नित्य बढ़ती जा रही है। चंद्रकला की चिंता आप न करें, मैं उसकी दवा कर लूँगा। और घंटे भर के बाद आप इतना ही नहीं समझ सके कि उसका रोग शारीरिक नहीं मानसिक है। उसके मस्तिष्क के कीटाणु आकस्मिक आघात से सहसा क्षुब्ध हो उठे हैं। आप बार बार हृदय की धड़कन बंद कर रहे हैं। तो मुरारी लाल से मनोज शंकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब की फीस अगर 4 रुपया हो तो कृपया 40 रुपया दे के इन्हें विदा कीजिए। मैं चंद्रकला को 10 मिनट में अच्छा कर लेता हूँ। मुझे स्वयं उस तरह का रोग हो जाता है, हाथ पैर में लकवा मार जाता है, जीभ हेट जाती है, आँख अंधी हो जाती है, लुक उठकर सिर फोड़कर निकलने लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, 1 मिनट में स्वाभाविक नाड़ी की गति कितनी है? तो डॉक्टर साहब रूखे स्वर में कहते हैं कि 70 से लेकर 80-85 तक। तो मनोज शंकर कहते हैं कि अधिक से अधिक कितनी है? तो डॉक्टर कहता है कि 130 तक मौत हो जाती है। तो मनोज शंकर कहते हैं कि एक बार 1 मिनट में मेरी नाड़ी की गति 165 बार हो गई थी और मैं अभी भी जी रहा हूँ। तो डॉक्टर विस्मय से कहते हैं कि ताप कितना था? तो मनोज शंकर कहते हैं कि बिल्कुल स्वाभाविक, 98 या उससे कुछ ऊपर। डॉक्टर साहब, मानसिक बीमारियों में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बुरा न मानिएगा। उस विषय की जानकारी आपकी अंग्रेजी प्रणाली में अभी बहुत कम है। आप लोग प्रत्येक बीमारी की शारीरिक दवा करते हैं और शरीर को ही उसका कारण समझते हैं, जो कि अधिकांश बीमारियां मानसिक विक्षोभ के कारण होती हैं। आपकी समझ में चंद्रकला के हृदय की धड़कन बंद हो रही है और मेरी समझ में एक आकस्मिक घटना के कारण उसके ज्ञान सिराओं में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। आप यहीं रहिए, मैं उसे अभी टहलने के लिए शहर की ओर ले जा रहा हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन जब आप स्वतः बीमार हैं तो दूसरे की दवा क्या करेंगे? तो मनोज शंकर कहते हैं, इसीलिए कि मैं अपनी दवा स्वयं कर रहा हूँ और मुझे लाभ भी हुआ है। बीमारी तो मेरी अभी अच्छी नहीं हुई, लेकिन इतना निश्चय हो गया है
कि मैं अभी मरूंगा नहीं। डॉक्टरों की चली होती तो अब तक मैं कभी पंच तत्वों को प्राप्त हो गया होता। और मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए जीवन बल उसके भीतर निरंतर काम करता रहता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं मरने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के लिए। प्रकृति ने तो बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा था, लेकिन आप लोग उसके साथ मृत्यु का संबंध जोड़ देते हैं और इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। मुरारी लाल कुर्सी की बाह पर झुककर आंखें बंद कर लेते हैं। तो डॉक्टर कहता है अब कि अर्थात अब आप चिकित्सा की एक नई प्रणाली बना रहे हैं। तो मनोज शंकर कहता है कि जी नहीं, उसी पुरानी परिपाटी को फिर से जगा रहा हूँ। मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसीलिए कि तब डॉक्टर न थे, मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी और प्रकृति के रास्ते पे लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है। डॉक्टर कहता है कि आपका आदर्श वही आदिम मनुष्य है जो असभ्य था, नंगा था। तो मनोज शंकर कहते हैं कि आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयां भी बढ़ी हैं। तो डॉक्टर कहता है, मैं समझता हूं आप बहस करना जानते हैं। फिर मुरारी लाल से कहता है डॉक्टर कि आपने क्या निश्चय किया। तो मुरारी लाल जैसे नींद से उठ के कहते हैं, मैं कुछ नहीं समझ पाता और मुझे कुछ भी नहीं सूझता। डॉक्टर कहता है कि आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। शब्दों का भ्रम जो पैदा कर सके आप उसी में भूल जाते हैं अपने को। तो मुरारी लाल कहते हैं कि जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूँ, न तो मेरा कोई अपना जीवन है और न अपना आदर्श। अदालत के काम से भी चित्त घबरा रहा है। तो मनोज शंकर कुछ सोच के कहता है कि कुछ नहीं डॉक्टर साहब, चंद्रकला इस समय टहलने जा सकती है या नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं तो नहीं समझता कि वह पलंग से उठ भी सकती है। तो मनोज शंकर कहते हैं, हाँ, हंसते हुए, कृपा कर आप लोग उस कमरे में चले जाइए और मैं उसे लेके घूमने निकल जाऊं। तो डॉक्टर कहते हैं क्यों। मनोज शंकर कहता है कि यह आप नहीं समझेंगे, उसे दवा की नहीं सहानुभूति और एकांत की जरूरत है। संभव है आप लोगों को यहाँ देखकर उसके मन में फिर क्षोभ पैदा हो जाए। चुपचाप चले जाइए उस कमरे में, मुझे भी प्रयोग कर लेने दीजिए। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीज़ों का सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिलता है। उठिए, चलिए आप लोग उस कमरे में। मुरारी लाल डॉक्टर का हाथ पकड़कर उठते हैं और नीचे उतरकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मनोज शंकर भीतर चला जाता है और हरनंदन सिंह बरामदे के सामने नीचे सहन पर आकर खड़ा होता है। इधर उधर चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, फिर निकल जाता है। मनोज शंकर बंगले के भीतरी भाग से निकलता हुआ कहता है, तुम्हारा संदेह व्यर्थ है, कह तो रहा हूं कोई नहीं है। डॉक्टर साहब तो सुई देने का प्रबंध कर रहे थे, लेकिन मैं यह स्वीकार न कर सका। तुम्हारे बाबूजी कलेक्टर साहब के बंगले पर गए हैं और डॉक्टर साहब क्यों बैठे रहेंगे, वह भी चले गए। थोड़ी देर सन्नाटा रहता है, फिर मनोज शंकर बीच वाले कमरे में आकर खड़ा होता है और स्वर के साथ बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा और चंद्रकला का
प्रवेश होता है। चंद्रकला का चेहरा उतरा हुआ है और आंखें कुछ सूज गई हैं। मनोज शंकर कहता है कि इस तरह शरीर छोड़ देना चाहिए, संसार में एक से एक बढ़ के दुख हैं। तो चंद्रकला कहती है कि तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे। तो मनोज शंकर कहता है कि तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया। तो चंद्रकला धीमे स्वर में कहती है कि मैं तुम्हें पहचान ना सकी। तो मनोज शंकर कहता है कि लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है, जो कमी मुझ में थी। चलो आज नदी की ओर चले घूमने, हमारे विरोध आज सदैव के लिए मिट जाएं। तो चंद्रकला विस्मय की ओर से उसकी ओर देखती है और कहती है कैसे विरोध? तो मनोज शंकर कहता है कि जो साधारणतः प्रकट तो कभी नहीं हुए, लेकिन जो हम दोनों की आत्मा में व्याप्त हो चुके थे और जिनके कारण हम लोग आज सदैव के लिए। चंद्रकला निराश होकर उसकी ओर देखती है। मनोज शंकर अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है और कहता है तुम्हारी आंखों में अभी संदेह है, उसे मिटा डालो, निकाल डालो उसे। अभी कहा नहीं जा सकता, तुम्हें कितना साहस और धीरज से काम लेना पड़ेगा। जाओ कपड़े बदल लाओ, शाम हो रही है, देर न हो। इस प्रकार क्यों देख रही हो? घड़ी दो घड़ी नहीं, दिन दो दिन नहीं। अगर इस तरह खड़े होकर हम लोग जीवन भर कहते सुनते चले, तब भी वह अंतर नहीं मिट सकता। वह तो स्वभाव और प्रकृति का अंतर है, हमारे जीवन का आधार है। चंद्रकला का प्रस्थान होता है और मनोरमा इस समय कमरे के उस ओर की दीवार पर उंगली से रेखाएं खींच रही है। और दीवार पर भी चित्र बनेंगे क्या? मनोरमा उसकी ओर घूम के कहती है कि बन सकते हैं। यह इतना महान चित्र जिसे हम संसार कहते हैं, शून्य के आधार पे बना है। लेकिन मैं तो अब चित्र नहीं बनाऊंगी, वही चित्र मेरा अंतिम। तो मनोज शंकर कहता है रजनीकांत का? मनोरमा कहती है हाँ, और गंभीर होकर कुछ सोचने लगती है। मनोज शंकर कहता है क्या सोच रही हो? मनोरमा कहती है यही कि पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है और स्त्री को, स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और सबसे कठोर सत्य यही है। स्त्री इसीलिए दुखी है और पुरुष इसी को स्त्री का अधिकार समझता है, और इसीलिए पुरुष और स्त्री के अधिकारों की अलग अलग पैमाइश हो रही है। अलग अलग नक्शे बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वे मिल जाएंगे। समस्या का एक और पहलू निकल जाएगा। मनोज शंकर कहता है तुम अपनी बात कहो। मनोरमा कहती है कि मैं तो कल ऋषिकेश के लिए चल पड़ूंगी। तो मनोज शंकर कहता है कि अब किसके लिए? तो मनोरमा कहती है कि कोई नई बात तो नहीं हुई जी। मनोज शंकर कहता है कि नई बात नहीं हुई, और उसकी ओर ध्यान से देखने लगता है। तो मनोरमा कहती है कि नहीं, तो केवल अपने को भूल जाने के लिए मैंने अब तक रंग और कलम से खिलवाड़ किया है, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरा हृदय धनी हुआ जा रहा है। इतना धन मेरे किस काम आएगा, इसलिए मुझे इसे निचोड़ कर सुखा डालना है। रंगों की पिटारी गंगा में फेंक कर माला लेने में कल्याण है। अगर मैं अपने साथ न्याय करूं, तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने निर्जीव चित्र के लिए मैं सदैव जीवन की कामना करती रही। उसके साथ मुझे एक प्रकार का सुख और साहस मिला है, लेकिन मुझे इसका अधिकार कहाँ था? मैं अपनी आत्मा बेचती रही, जो मैं पहले ही बेच चुकी थी और पूरा मूल्य भी ले लिया था। मनोज शंकर कहता है कि तुम तो कविता और दर्शन कह गई। मनोरमा कहती है आर्य, विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। मनोज शंकर कहता है
युग बदल गया, समाज अपना कलंक मिटा रहा है, अब विधवाएं न रहेंगी। तो मनोरमा विस्मय से कहती है, क्या वैधव्य मिट जाएगा? तो मनोज शंकर कहता है, क्यों नहीं, विधवा विवाह से। मनोरमा कहती है कि झूठ है, ये झूठ है। तो मनोज शंकर कहता है, क्यों, आजकल हो रहा है जो। मनोरमा कहती है कि विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवा के आंसुओं में बहते हुए देख पड़ रहे हैं। अपनी विशेषता मिटाकर संसार के साथ चलना चाहते हैं। वैधव्य तो मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन होगा। अभी तक तो केवल वैधव्य ही समस्या थी, अब तलाक की समस्या भी आ रही है। तुम्हारे कहानी लेखक इस समस्या को कला का आधार बना रहे हैं और इस प्रकार संयम और शासन को निकालकर प्रवृत्तियों की बागडोर ढीली कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोग है और इसी को वे अधिक से अधिक सुख समझ रहे हैं। लेकिन उपभोग सुख है? मनोज शंकर कहते हैं कि उपभोग सुख न हो, लेकिन वैधव्य तो समाज का कलंक है। मनोरमा कहती है, किस तरह जी? यही तो समाज का आदर्श है, स्त्री और पुरुष का सम्मिलित जीवन, सुख दुख दोनों का, न तो कोई शंका, न संदेह और न तलाक, किसी भी परिस्थिति में समझौता और सामंजस्य। इस प्रकार समाज की स्थिति दृढ़ है। संभव है इसमें भी बुराई हो, लेकिन जीवन नितांत भला कहाँ है। विधवा विवाह और तलाक, दो बुराइयों में से एक को पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बुराइयां तो समाज को निकल जाएंगी। मनोज शंकर कहते हैं कि विधवा विवाह को भी तुम बुराई कह रही हो, स्वयं विधवा होके। मनोरमा कहती है छाती पे हाथ रख के कि तुम्हारा आघात निर्दय हुआ मनोज, राक्षसी प्रहार। तुम इतना भी संयम नहीं कर सकते, और तुम पुरुष हो, इतने छोटे हृदय और इतनी छोटी आत्मा के बल पे। मनोज शंकर कहते हैं, कैसे? मनोरमा कहती है, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। मैं विधवा हूं, इसलिए मैं विधवा विवाह के पक्ष में वोट दूं, यही ना? लेकिन मैं यह ना कहूंगी। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है, या अपने उद्धार के लिए। किसी प्रकृत विधवा से पूछो जो अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण में न आई हो, देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक है, पर मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। तुम जीवन का विशेषतः स्त्री के जीवन का दूसरा पहलू भी समझते हो, देखते हो। उसके भीतर संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या है, और यही विधवा का आदर्श है। और यह आदर्श तुम्हारे समाज के लिए गौरव की चीज है। तुमने इसे कलंक कह दिया। जितनी कोशिश इस आदर्श को मार डालने के लिए हो रही है, अगर उतनी ही कोशिश इसे जीवित रखने के लिए होती तो तुम्हारा समाज और परिवार आज दूसरी चीज होता है। मनोज शंकर कहता है कि तो अब मैं क्या समझूं? मनोरमा कहती है कि जो समझो। मनोज शंकर कहता है इसका अर्थ यह है कि, और उसकी ओर देखने लगता है। मनोरमा कहती है कहते क्यों नहीं? मनोज शंकर कहता है तो उस समय सचमुच नाटक हो रहा था। मनोरमा कहती है ओह, तुम अभी उसी भ्रम में पड़े हो। मनोज शंकर कहता है कि मैंने तो समझा कि। मनोरमा कहती है तुमने मेरा हाथ पकड़ा था किसी आशा में।
मनोज शंकर कहते हैं, मैं समझा था कि अविवाहित रहकर तुम्हारे साथ रहूंगा। मनोरमा कहती है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पुरुषत्व के अनुकूल हो। मेरे साथ तुम रहते अविवाहित रह के। शब्द तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? किसी विधवा के साथ कोई अविवाहित पुरुष। कल्पना और भावुकता। मनोज बाबू, साहित्य की कल्पना में तो कोई संदेह नहीं, यह सुंदर चीज होगी, लेकिन जीवन की वास्तविकता में यह कितना भयंकर है। मनोज शंकर उद्विग्न होकर कहता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं क्या करूं? मनोरमा कहती है, पुरुष हो, तुम्हारी अवस्था भी मुझसे अधिक है, शिक्षा भी तुम्हें ऊंची मिली, तुम हर तरह से मुझसे योग्य हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे सामने तुम्हारा यह आत्मसमर्पण तुम्हारे लिए कितने अपमान की बात है। तुम्हारा पौरुष इतना कुंठित क्यों हो रहा है? वादे सभी सच्चे नहीं होते, इसीलिए सावधान रहना पड़ता है। मैंने जब विचार किया, मुझे मालूम हो गया कि तुम मेरे मोह में इस तरह का संकल्प कर रहे हो। तुम्हारे मन में मेरे प्रति विकार बना रहेगा। अधिकांश शब्द यहीं से निकल पड़ते हैं। उनका विश्वास करना। मुझसे न पूछो तुम्हें क्या करना है, अपने पुरुषत्व से पूछो। तुम्हारा अपना मोह चंद्रकला के मोह से कम नहीं है। वह स्त्री है ना, इसीलिए तुमसे क्षमा चाहती है, और तुम आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हो। उसे क्षमा कर दो। इस समय तुम्हारा प्रधान काम यही है। मनोज शंकर पूछते हैं कि लेकिन किस तरह? मनोरमा कहती है, पहले यह स्वीकार कर लो कि तुम भी मोह में हो और वह भी मोह में है। न तुम मुझसे अच्छे हो और वह न तुमसे बुरी है। वह अपना मोह छिपा नहीं सकी। ऐसा अनुमान करना कि वह रजनीकांत को अपने पुरुष के रूप में प्रेम करने लगी है ठीक नहीं है। उसके हृदय पर उसकी हंसी और सरलता, साथ ही साथ उसके सुंदर शरीर का मोहक प्रभाव पड़ा था, जो समय के साथ ही स्वयं मिट भी जाता। लेकिन उसका घायल हो जाना, और वह भी संघातक रूप में, जिसमें बहुत कुछ दोष उसके पैदा करने वाले मुरारी लाल महाशय का है, यह सब मिलकर पहाड़ हो उठा। वह संभाल नहीं सकी। बहुत कुछ बुराई तो मेरे चित्र से हुई। शिव ने जैसे विष पचा लिया, उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो। इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा। मालूम होता आ रहा है, रास्ते में यह सब हो जाए। तुम लोग लौटो नए जीवन और नई आशा के साथ। मनोज शंकर चुपचाप उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला 2 कदम आगे बढ़कर रुक जाती है और मनोज शंकर घूमकर उसकी ओर देखता है। मनोज शंकर उखड़े हुए शब्दों में कहता है कि चलो, कब की आई हो, आओ चलें। दोनों उसी तरह हाथ पकड़े हुए बंगले के बाहर निकल जाते हैं और मुरारी लाल का प्रवेश होता है। मुरारी लाल कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ आना मंगल हुआ, अब मैं बच जाऊंगा। मनोरमा कहती है, क्या है? जैसे नींद एकाएक टूटी हो। मुरारी लाल कहते हैं कि तुमने वह कर दिया जिसकी मुझे आशा नहीं थी। तुम देवी हो। मनोरमा कहती है, आपने कुछ सुन लिया क्या? तो मुरारी लाल कहते हैं कि कुछ नहीं, सब सुना। 10 वर्ष की आग शायद अब बुझेगी। तुम्हारा असली रूप मैंने आज देखा है। मनोरमा कहती है कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहती। मुझसे जिस किसी का जो उपकार हो जाए। विधवा जीवन तो केवल सेवा और उपकार का है। मुरारी लाल कहते हैं, तुम सचमुच देवी हो। मनोरमा कहती है, चुप भी रहिए। इस प्रकार के विशेषण बहुत कुछ उपहास के लिए। मैं पूरी तरह से स्त्री, विधवा स्त्री बन सकूं, जो हूं
वह हो सकूं यही बहुत है। मुरारी लाल कहते हैं कि कल जाना तुम्हारा निश्चित है, कुछ और रुक जाओ, तुम्हारी मदद से शायद एक बार मैं। मनोरमा कहती है कि जी नहीं, इस प्रकार मेरी शक्ति चली जाएगी, हमारी सेवा जब होने को हो जाएगी। मनोरमा का प्रस्थान होता है और मुरारी लाल बाहर बरामदे में कुर्सी पर आकर बैठते हैं। माहिर अली का प्रवेश होता है। मुरारी लाल कहते हैं कि क्या हाल है जी? माहिर अली कहता है शायद बच जाए, यही एक घाव 3 इंच लंबा और आधे इंच चौड़ा है, उन सब ने तो चाहा था जान से मार डालना, 24 निशान लाठी के कुल हैं। मुरारी लाल कहते हैं बहुत है, ऐसा काम करा दिया इसने। माहिर अली कहते हैं उसकी चोट देखकर मुझे चक्कर आने लगा, लेकिन उसके मुंह पर तब भी मुस्कुराहट थी। मुरारी लाल कहते हैं मुस्कुराहट थी? माहिर अली कहता है उस दिन की तरह नहीं, इतने दर्द और चोट, लेकिन उसके सफ़ेद दांत अब भी वैसे ही जैसे निकल पड़ना। राय साहब से मिलना चाहते हैं। मुरारी लाल कहते हैं अब हरगिज नहीं, मैं बदनाम हो जाऊंगा और इस तरह मैं तो उसका मुंह देखना नहीं चाहता। माहिर अली कहता है कि हरनंदन कह रहे थे आपने जो कुछ कहा था शायद 40,000 आ गया है। और मुरारी लाल गहरी चिंता में पड़ जाता है। तो कहता है माहिर अली कि मैंने तो कह दिया कि साहब ऐसे रुपए पे लात मारते हैं। मुरारी लाल कहता है कि आए कह दिया लात मारते हैं? 40,000? माहिर मैं समझ नहीं पाता, कहो ना, इसमें कोई बुराई है ले लेने में, और भी एक लुटेरे और हत्यारे से? जाओ हरनंदन को धीरे से बुला लाओ। शायद झूठ, हाँ जाओ लिवा लाओ हरनंदन को अकेले, समझते हो ना? माहिर अली कहते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, उस बच्चे की हालात अभी तक बेहोश है। मुरारी लाल कहता है कि इसका रुपया निकल जाना रजनीकांत के लिए भी अच्छा होगा। फिर कहता है कि अच्छा अपने लिए तो नहीं, तुम्हारी ही बात सही, रजनीकांत के लिए ही यह रुपया उससे ले लिया जाए। मरने की कोई संभावना है नहीं उसके, यह सारा रुपया उसे दे दिया जाएगा। माहिर अली कहता है कि मैं जाता हूं, लेकिन मेरी राय में मुमकिन है कि वह मर जाए। मुरारी लाल कहते हैं कि मरना होता तो कल शाम की चोट से अब तक मर गया होता। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर उस बेईमान की कोई दूसरी सजा नहीं दी जा सकती। तुम क्यों नहीं समझते? इस रुपए के बल पर वह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ, राय साहब हुआ, उसका जहर इसी तरह निकलेगा। मैंने सोच लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम जाओ। माहिर अली कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन इसका नतीजा? मुरारी लाल कहता है कि उसकी जान का तो खतरा नहीं है ना? माहिर अली कहता है कि वह चारों ओर से घेर कर मारा गया है, जान का खतरा हो सकता है। आज अदालत में छोटा बड़ा सब किसी ने उस बेईमान को गालियां दी हैं। मुरारी लाल कहते हैं ठीक है, उसको कई ओर से सजाएं मिले, जाओ खड़े क्यों हो? माहिर अली का प्रस्थान होता है और मुरारी लाल भीतर जाता है। और यहीं पे हमारा दूसरा अंक क्या होता है? समाप्त होता है और तीसरा अंक हमारा शुरू होगा। तो हमने नाटक में 3 अंक हैं, जिनमें से 2 अंक हमने देख लिया। आगे की क्लास में हम लोग तीसरा अंक देखेंगे और उम्मीद है कि एक क्लास और होगी जिसमें ये नाटक समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे हम शीघ्र ही अगली क्लास में। आज के लिए
इतना ही।